नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का चुगलाखांग मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में प्रवचन। अरुणाचल प्रदेश के मेंपा समुदाय द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना। मेंपा समुदाय तथा तिब्बतियों ने मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू की उपस्थिति में परम पावन दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन मनाई। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा सिरिंग ने तिब्बत का वैश्विक महत्व विषय पर संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद का 8वां सत्र शुरू। संयुक्त राष्ट्र के 13 विशेषज्ञों ने चीन से तिब्बत के देरके काउंटी में अत्याचार समाप्त करने की आग्रह किया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने तिब्बत मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन द्वारा पूर्वी तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के विस्तार पर चिंता प्रकट की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने 12 सितंबर 2024 को दक्षिण एशियाई देशों के अनुयायियों के अनुरोध पर धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में 1 दिनों के लिए प्रवचन दिया था। इस प्रवचन में दक्षिण एशियाई देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश तथा लाओ से 700 से अधिक श्रद्धालुओं शामिल हुए थे। परम पावन दलाई लामा जी का चुगलाखांग मठ आगमन पर थेरावाद भिक्षुओं ने पाली में त्रिरत्न वंदना और इसके बाद तिब्बती भिक्षुओं द्वारा हृदय सूत्र जाप के साथ प्रवचन प्रारंभ हुआ। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि आज यहाँ एकत्रित लोगों में से कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं में लंबी समय से आस्था है, जबकि अन्य लोगों का इससे कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आज चीन में अधिकतर लोग बुद्ध की शिक्षाओं की सराहना करते हैं क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है। ऐसा विश्वास प्रार्थना करने के कारण नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक विचार के कारण पैदा हुआ है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य नकारात्मक मानसिक स्थितियों को कम करना है। यह आस्था के बारे में नहीं है, बल्कि बदलाव लाने के बारे में है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भगवान बुद्ध की शिक्षा तर्क और कारण पर आधारित है, इसलिए इसमें पूरे विश्व को लाभ पहुंचाने में क्षमता है। 7 सितंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू के नेतृत्व में मेंपा समुदाय ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया गया था। जब परम पावन जी गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रवेश द्वार पहुंचे, तब मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने पारंपरिक स्कार्फ बैंड करते हुए उनका अभिनंदन किया। परम पावन जी गोल्फ कार्ट से चुगलाखांग मठ के लिफ्ट के पास पहुंचने पर मेंपा बहनों और भाइयों ने पारंपरिक छेमा छंगपी पेश कर स्वागत की। इस दीर्घायु प्रार्थना में अरुणाचल के सांसद टपिर गाव, राज्य शिक्षा मंत्री पासांग दोरजे सोना के अलावा तवांग लुंगला, नामसाई, कलकतांग एवं दिरांग के विधायक और कार्मिक और आध्यात्मिक विभाग के चेयरमैन शामिल हुआ था। इस प्रार्थना में 1400 मेंपा तथा 3500 स्थानीय तिब्बतियों एवं श्रद्धालुओं ने भाग ली। दीर्घायु प्रार्थना की अध्यक्षता लिंग रिम्पोचे ने की थी। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि जब से हमने तिब्बत पलायन कर निर्वासन में आए हैं, तब से मैं भारत से दुनिया भर में लोगों की व्यापक रूप से सेवा करने का अवसर मिला है। यह दीर्घायु प्रार्थना मेंपा समुदाय द्वारा आयोजित किया गया है।
ये वे लोग थे जिन्होंने मुझे तिब्बत छोड़ने के बाद भारत पहुंचने पर स्वागत करने आए हैं और मेरे प्रति गहरा सम्मान रखता है। म्योन्यूल वो स्थान है जहां से मैंने भारत में प्रवेश किया और जैसा कि मैंने कहा, मैं मेंपा लोगों की भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुआ। मेंपा समुदाय द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना अर्पित करने के तुरंत बाद तिब्बतियों तथा मेंपा के लोग 3 विशेष अवसर, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी का भारत में निर्वासन के बाद म्योन्यूल के लोगों को दिए गए प्रथम धार्मिक प्रवचन की 65वीं वर्षगांठ, परम पावन छठे दलाई लामा के 341वें जन्म दिवस तथा परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन मनाने के लिए चुकलाखांग मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में एकत्रित हुए हैं। इस समारोह को क्याब्चे योंगजिन रिम्पोछे के साथ अरुणाचल के मुख्यमंत्री माननीय पेमा खांडू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली। इसके अतिरिक्त समारोह में लोकसभा सांसद टापिर गाव, राज्य शिक्षा मंत्री पासांग दोरजे सोना, अरुणाचल के विधायकों, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व एवं विभिन्न विभागों के सचिव और दलाई लामा कार्यालय के सचिवों भी शामिल हुए। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने मुख्यमंत्री पेमा जी के नेतृत्व और समर्पण का सराहना करते हुए परम पावन दलाई लामा जी के प्रति अटूट श्रद्धा, तिब्बती लोगों के साथ गहरा संबंध और तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति का समर्थन करने वाले सीमा मुद्दों पर निरंतर टिप्पणियों के लिए आभार प्रकट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा मेहमान नवाजी, विशेष रूप से निर्वासित तिब्बती संसद, तिब्बत संग्रहालय तथा तिब्बती कला प्रदर्शनी संस्था में सैर कराने के लिए सराहना किया। उन्होंने लोगों से परम पावन दलाई लामा जी के बौद्ध धर्म, अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए लोगों से उनके शिक्षाओं का सक्रिय रूप से अभ्यास करने का आग्रह किया। अपने भाषण में अध्यक्ष खेम्पो सोनाम तेम्पेल ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की लोगों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर अपनी बात रखी। इसी प्रकार अध्यक्ष ने म्योन्यूल के जनता का परम पावन जी के प्रति विशेष लगाव और अटूट भक्ति को भी साझा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने 5 सितंबर 2024 को पुणे स्थित सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय मानित विश्वविद्यालय में तिब्बत का वैश्विक महत्व विषय पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों को संबोधित किया था। अन्य वक्ताओं में भारत के पूर्व राजदूत गौतम बंबावाले तथा सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स के निदेशक डॉक्टर श्वेता शिंदे शामिल थे। अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग ने कहा कि तिब्बत अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उन्होंने तिब्बत पर चीनी अवैध कब्जा, भारत तिब्बत के बीच प्राचीन संबंध, परम पावन दलाई लामा जी के योगदान आदि कई मुद्दों पर चर्चा की। एक अन्य खबरें अनुसार सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने तिब्बती महिला संघ का निर्वासन में पुनर्स्थापना की 40वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस बुधवार निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनाम तेम्पेल की अध्यक्षता में 70वीं निर्वासित तिब्बती संसद के 8वें सत्र शुरू हुआ है। यह सत्र 11 से 19 सितंबर 2024 तक चलेगा। सत्र की शुरुआत अध्यक्षता द्वारा कार्यसूची की ब्रीफिंग के साथ शुरू किया। संसद सत्र के आरंभिक संबोधन में अध्यक्ष सोनाम तेम्पेल ने परम पावन दलाई लामा जी के घुटने की सफल सर्जरी, मेंबा समुदाय द्वारा परम पावन जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना तथा परम पावन जी के 90वें जन्मदिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली
परम पावन जी के आशीर्वाद से मिला है और उन्होंने तिब्बतियों को परम पावन जी के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं सहित उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही अध्यक्ष ने 70वें निर्वासित तिब्बती संसद के 8वें सत्र की कार्यसूची पर जानकारी प्रस्तुत की। सत्र का पहला दिन सिक्योंग व धर्म एवं संस्कृति विभाग के कालीन पेम्पा छिरिंग द्वारा अपने विभाग की 2023-2024 रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ संसदीय चर्चा शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र के 13 विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों ने चीनी सरकार को एक पत्र लिखकर तिब्बत के देरके काउंटी में कामतो जल विद्युत संयंत्र का विरोध करने वाले तिब्बतियों पर व्यापक दमन के लिए गहरी चिंता जताई है। इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 8 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित किया और 6 सितंबर को सार्वजनिक किया था। विशेषज्ञों ने तिब्बत में पर्यावरण संकट एवं बांध निर्माण के संबंध में चीन सरकार से कई पत्र जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने तिब्बत के अंदर पर्यावरणीय विनाश के प्रति अत्यधिक चिंता प्रकट की है। इस बयान का स्वागत करते हुए स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने विशेषज्ञों का तिब्बत में पर्यावरण विनाश के प्रति चिंता प्रकट करने के लिए आभार प्रकट किए। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा के सांसद एंड्रयू वालेस ने 9 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में तिब्बत पर एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में चीन द्वारा तिब्बतियों को व्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक आत्मसतीकरण पर आलोचना की गई है। इस प्रस्ताव में तिब्बती लोगों को अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों को स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार की पुष्टि की, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले के चयन भी शामिल है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सांसद वैलेस ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केवल तिब्बत और तिब्बतियों की संस्कृति को मिटाने से संतुष्ट नहीं है, वह तिब्बत के धार्मिक पृष्ठभूमि को भी खत्म करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसद तिब्बत और तिब्बती लोगों को एकजुटता प्रकट करते हैं। प्रस्ताव को तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह के सह अध्यक्ष व सांसद सुजैन टेम्पलमैन ने समर्थन करते हुए चीनी अधिकारियों से पेंशन लामा को शीघ्र रिहा करने की अपील की। हम नहीं चाहते कि कोई भी देश अगले दलाई लामा जी के चयन में हस्तक्षेप करे। इसी प्रकार सांसद डैनियल मुलेनो और सांसद डेविड गिलेस्पी ने इस प्रस्ताव का समर्थन देते हुए तिब्बती बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में डालने की बात रखी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बत के ङापा क्षेत्र से मिली विश्वसनीय सूत्रों के रिपोर्ट अनुसार तिब्बत में चीन की आत्मसात शिक्षा नीतियों और पूरे तिब्बत में अनिवार्य औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों को मजबूत करने के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विनाश और तिब्बती पहचान की हानि हो रही है। यह नीति विशेष रूप से युवा तिब्बती भिक्षु और भिक्षुनियों को निशाना कस रहा है। ये बलपूर्वक प्रथाएं पारंपरिक तिब्बती संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के संरक्षण के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। ङापा क्षेत्र से जोके काउंटी के कीर्ति मठ और अन्य 2 मठों से 1700 से अधिक युवा भिक्षुओं को जबरन मठवासी जीवन छोड़ने और सरकार द्वारा संचालित औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में दाखिला लेने का आदेश दिया गया है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर हम सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस गंभीर स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।